आज हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, जिसे प्रसुप्त ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो कि जब ठोस अवस्था में होता है, बर्फ की अवस्था में होता है और उसे गर्म कर पिघलाया जाता है जल की अवस्था में लाने के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने पर काफ़ी समय तक टेम्परेचर वहीं पे कांस्टेंट रहता है, जब तक आइस जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाती है in the form of water. During the experiment of melting, the temperature of system does not change. Temperature change नहीं होता है after the melting point is reached. जब हम melting point means 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाते हैं, तो अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है। आपको एक बीकर चाहिए, बीकर में आप आइस लेंगे और आपको एक लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए। आप बीकर को गर्म करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर को आइस में डिप करके कांस्टेंट टेम्परेचर को चेक करते रहेंगे। आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी जल की अवस्था में, वाटर की अवस्था में, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक आइस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाती है वाटर में। तो ऐसा क्यों होता है? अब क्योंकि बीकर को तो हम लगातार गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? जो कंटिन्यूसली हम बीकर को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा है, रही कांस्टेंट रह रहा है, तो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ जाएगी, इसके बारे में पता करते हैं। अभी हमें पता है कि हमने पढ़ा कि हमें आइस मीन्स सॉलिड या ठोस, उसको हमने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, मीन्स द्रव में, जल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है वो सॉलिड के पार्टिकल जो बिल्कुल क्लोज हैं उनको ब्रेक करने में यूज़ हो रही है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस पे होते हैं, ज़्यादा गैप में होते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो अब हमें पता लग गया कि ये ऊष्मा का उपयोग कैसे हो रहा है, परंतु यह ऊष्मा जो है वो हिडन फॉर्म में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस, हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? आइस एब्जॉर्ब कर रही है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। बट टेम्परेचर में तो कोई राइज नहीं हो रहा है। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन। हाँ, वो एनर्जी जो थी वो बिल्कुल छुपी हुई थी। और कहाँ छुपी हुई है? कंटेंट ऑफ बीकर, पानी के ही किसी कंटेंट में, वो आइस हो सकती है या वो वाटर हो सकता है, वहाँ पर छुपी हुई है। क्योंकि बीकर में दो ही चीज़ें होगी, बर्फ़ होगी, और बर्फ़ जो होगी, कुछ बर्फ़ जो होगी जो पिघल गई होगी, वो वाटर या जल के रूप में होगी। तो इस एनर्जी को लेटेंट हीट कहा जाता है, और लेटेंट हीट का मतलब ही है हिडन। तो हिंदी में बात करें तो इसे गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। और बीकर में तापमान में बिना किसी वृद्धि के ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ अवशोषित कर लेती है, और यह भी माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में ही छुपी हुई होती है। तो अब हमें पता लग चुका है कि टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक भी कहते हैं, वहीं पे स्थिर रह रहा था जब बर्फ जल में कन्वर्ट हो रही थी, तो वो लेटेंट हीट के कारण हो रही थी। तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। द द अमाउंट of heat energy that is required to change 1 kg, कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड की क्वांटिटी होगी 1 किलोग्राम इनटू लिक्विड, और उस सॉलिड को हमने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको कि जब हमने 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जो एनर्जी हिडन होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। और लेटेंट जो हिडन एनर्जी है वो एक तरह से हमारी हीट एनर्जी ही है, बट टेम्परेचर में राइज शो नहीं हो रहा है। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन भी है हमारे पास, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg ठोस सॉलिड सब्सटेंस होगा 1 किलोग्राम, और उसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर उसको कन्वर्ट किया जाएगा द्रव में, और उसको काम करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें, उसे ही संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है और वाटर भी है, टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? तो आप बोलेंगे कि वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? देखिए, पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ आइस, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके पास होगा? वाटर के पास। सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वो, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 डिग्री केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो अब अभी हमने जाना कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि लिक्विड को हम बॉयल करके कन्वर्ट करते हैं गैस में, तो उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हो? मुझे लगता है आप सभी कर सकते हो। बहुत सिंपल है, जैसा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी वैसे ही सेम टू सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। और इसको चेक करने के लिए भी हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, आपको एक बर्नर की ज़रूरत है, बीकर चाहिए, बीकर में आपको लिक्विड वाटर चाहिए, आपको एक लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए। आप वाटर को गर्म करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में कंटिन्यूसली टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, और लिक्विड जो है आपका वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये जल जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है वाटर वेपर में, तो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था? 1 kg सॉलिड था, यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना था हमने लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था और बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे था मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अब हम दोनों ही लेटेंट हीट को समझ चुके हैं, चाहे वो फ्यूजन की है चाहे वो वेपराइजेशन की है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हिंदी में वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी भी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब आपसे फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे मैंने अभी पूछा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और वाटर दोनों हैं, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और वाटर वेपर, जल वाष्प, भाप भी है और पानी भी है, टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर मीन्स स्टीम। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than water at the same temperature because particle in steam have absorbed extra energy इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एनर्जी होगी वो सारी की सारी वाटर वेपर या स्टीम के पास ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर
पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली होती